हाय दोस्तों, फिर से मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। ठीक, आज हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगी वैदिक सभ्यता। ठीक, आज का जो टॉपिक है, आप इसके पूर्व का जो टॉपिक आपने जो पढ़ा है, ठीक, उस टॉपिक में आपने इस बात को ध्यान दिया है कि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है। ठीक, हमने सबसे पहले ये देखा है कि इतिहास के जानने के स्रोत क्या क्या रहे हैं, और उसी स्रोत में हमने वैदिक सभ्यता से संबंधित जितनी पुस्तकें हैं उन सभी पुस्तकों का अध्ययन कर लिया है, वैदिक और उत्तर वैदिक काल के। ठीक, उसके बाद हमने काल को पढ़ा है, अर्थात काल के विभाजन को पढ़ा है, जिसमें हमने प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल एवं ऐतिहासिक काल को देखा है। ठीक, आज हम वैदिक सभ्यता के जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है, ये व्यवस्थाओं को देखेंगे। ध्यान रखिएगा, मूल रूप से हमने वैदिक सभ्यता के बारे में, ऋग्वेद के बारे में, ठीक, और सामवेद, यजुर्वेद के साथ साथ जितने वेदांग है, ठीक, उपनिषद है, पुराण है, इन सभी का अध्ययन हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक, आज हम वैदिक सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, वैदिक सभ्यता में हम देखते हैं ऋग्वेदिक काल को। ऋग्वेदिक काल जो है, ये जो है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व के मध्य का काल को ऋग्वेदिक काल कहा जाता है। इस काल में ध्यान रखिएगा, जो ऋग्वेदिक आर्य थे, वे ऋग्वेदिक आर्य भारत में, ठीक, ये इन्होंने अपने यहाँ निवास अपना प्रारंभ किया था, और सबसे पहले इनका निवास था सप्त सैंधव प्रदेश। ध्यान रखिएगा, जहां पर 7 नदियां बहती है, अर्थात पंजाब का जो प्रांत है, ठीक है, यहां पर हो गया आपका ये इनका निवास। ठीक, इनका शुरू में जो इनका प्रसार था वो आपके इन्हीं 7 नदियों के तट पे था, ठीक, किनारे था। उसके बाद धीरे धीरे इनका फैलाव भारत में होता गया। ठीक है, चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। जो ऋग्वेदिक काल है, इस ऋग्वेदिक काल में हम इस बात की चर्चा कर लेते हैं कि ऋग्वेदिक जो काल है, ये देखिएगा, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, ये जो ऋग्वेदिक काल है, ये आर्य लोग थे। ठीक, ये जो आर्य थे वो बाहर से आए थे। ठीक है, कहां से आए थे? बाहर से आए थे। ठीक, और बाहर से आए थे तो इन्होंने इस स्थान पे, अर्थात ठीक भारत के इस स्थान पे जहां पर इनका वर्तमान में निवास है, यहां के मूल निवासियों से इनका संघर्ष हुआ। ठीक है, एक एक करके उनको पराजित करते गए और इस क्षेत्र पे इनका, ठीक, प्रसार हो गया, अस्तित्व हो गया, ठीक, इनका, ठीक, कब्जा हो गया, समझिए। उसके बाद धीरे धीरे ये जो आर्य हैं, ठीक, इनका प्रसार भारत में होता गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऋग्वेदिक जो आर्य हैं, हमने इससे पहले पढ़ा था, ठीक, आपका ध्यान रखिएगा, कौन सा काल पढ़ा था? ऋग्वेदिक काल से पढ़े, ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम पढ़े हैं। इससे पहले एक बार देख लेते हैं, पाषाण काल। पाषाण काल, ठीक, ये पत्थरों के औजार का काल था, समझिए। ठीक है, धीरे से सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है, किस चीज का आविष्कार हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता हमारी कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन, इससे पहले ताम्र पाषाणिक युग आ चुका था। ताम्र पाषाणिक युग, ध्यान रखिएगा। ठीक, पहला हो गया पत्थरों का काल, ताम्र पाषाणिक काल, फिर कांस्य युगीन सभ्यता। उसके बाद ध्यान रखिएगा, ठीक, लोहे का आविष्कार हुआ। लोहे का आविष्कार, ठीक है, इसके बाद चीजें जो है और आगे बढ़ती गई, लेकिन ऋग्वेदिक काल में लोहे का आविष्कार नहीं हुआ। ठीक, ऋग्वेदिक काल के बाद हुआ था, ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, यहां तक अभी जब आप वैदिक काल पढ़ रहे हैं, ऋग्वेदिक काल, तो वैदिक काल को भी हम किस काल के अंतर्गत रखते हैं? ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी जस्ट सभ्यता के बाद का काल, अर्थात अभी लोहे का आविष्कार, ठीक है, नहीं हुआ है। क्लियर है? चलिए, ऋग्वेदिक काल के बारे में हम पहले देखने से पहले फिर एक बार वेदों के बारे में, चारों वेदों के बारे में संक्षिप्त रूप से जानकारी अर्जित कर लेते हैं। सबसे पहला देखिएगा, जो हमारा वैदिक ग्रंथ है, ठीक, अर्थात जो वैदिक ग्रंथ है, इसको 2 कैटेगरी है। पहला हमने वैदिक, ऋग्वेदिक, यानी ये वैदिक कहने का मतलब ऋग्वेदिक है, समझिए सीधा, ऋग्वेदिक, और दूसरा है उत्तर वैदिक। ऋग्वेद में खुद तो ऋग्वेदिक है, ऋग्वेद है। उत्तर वैदिक में हमारा सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, ठीक है, पुराण आते हैं, पुराण, ठीक, उपनिषद आते हैं। उसके बाद वेदांग आएंगे इसमें, हमारे वेदांग, ठीक है। उसके बाद आप क्या कह सकते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आएंगे। ठीक है, बहुत सारे ग्रंथ है, मतलब उत्तर वैदिक काल में बहुत सारे ग्रंथों की रचना की गई है। ठीक है, इस चीज का अध्ययन हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक, अब हम देख लेते हैं ऋग्वेदिक जो काल है, ठीक, इस काल के हमके प्रमाण कैसे मिला है। तो 2 स्रोत लेते हैं, एक हम लेते हैं पुरातात्विक स्रोत और दूसरा लेते हैं साहित्यिक स्रोत। ठीक, एक एक करके देख लेते हैं। पहला देख लेते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का मतलब है, ठीक है, हमको कुछ पुरातत्व मिला है। ठीक, और ये तत्व कहां से मिला? ध्यान रखिएगा, कुरुक्षेत्र के पास,
कुरुक्षेत्र, ठीक, कुरुक्षेत्र के पास हमको निवास मिला, यहाँ पर 13 मकान मिले हैं, ठीक, और ऐसा कहा जाता है कि ये ऋग्वेदिक काल के हैं। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, ठीक, हमारा इसके साथ साथ बोगज कोई अभिलेख मिला है, बोगज कोई अभिलेख, बोगज कोई अभिलेख, ठीक, ध्यान रखिएगा। ये जो है आपके ईरान वाले इलाके में, मध्य एशिया वाले इलाके में है। ये जो बोगज कोई अभिलेख है, इसमें ऋग्वेदिक कालीन यानी वैदिक कालीन देवताओं का वर्णन है, वैदिक देवताओं का वर्णन है, जैसे इंद्र, वरुण, नाशत्य और अग्नि, ठीक, इन सभी का वर्णन है। मतलब ये मेरा कहने का मतलब है कि ऋग्वेद के काल में ही, अर्थात वैदिक काल में ही, ठीक है, वैदिक देवताओं का वर्णन जो है भारत के बाहर भी किया जा रहा था। कहाँ पर? बोगज कोई अभिलेख में ऋग्वेदिक देवताओं का वर्णन किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि पुरातत्व में, ठीक, ऋग्वेदिक काल से संबंधित पर्याप्त मात्रा में हमको साक्ष्य मिले हैं। दूसरा साक्ष्य है साहित्यिक स्रोत, और साहित्यिक स्रोत में स्वयं ऋग्वेद आ जाता है। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद, अर्थात ऋग्वेद में यहाँ की सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था आदि सभी व्यवस्थाओं की, ठीक है, चर्चा की गई है। ठीक है, ऋग्वेद जो ग्रंथ है वो ऋग्वेदिक कालीन साहित्य का, या कहना चाहिए ऋग्वेद काल के, ठीक, विभिन्न आयामों की जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत है। ठीक है, अब आगे आते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो आर्य थे, ये आर्य कहाँ से आए? ठीक, जो कि हमने ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल की हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक, क्या ये भारत के मूल निवासी थे? जी नहीं। ठीक है, इसके लिए अलग अलग मत है। ध्यान रखिएगा, कोई एक मत की बात हम नहीं करेंगे। यहाँ पर आर्यों के जो भारत में आगमन, अर्थात आर्यों का आगमन जो है, ठीक है, इनका मूल निवास कहाँ था, वो कहाँ से भारत आए, तो इनके अलग अलग मत हैं। हम एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं डॉक्टर अविनाश चंद्र दास का। इन्होंने इनकी पुस्तक, अपनी पुस्तक ऋग्वेद आर्यंस की चर्चा की है, और इन्होंने कहा है कि जो ऋग्वेदिक आर्य हैं वे कहां से आए हैं? वे सप्त सिंधु प्रदेश में से आए हैं, मतलब सप्त सिंधु प्रदेश से आए हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है, सप्त सिंधु प्रदेश वही है आपके 7 नदियों का प्रदेश, 7 नदियां, ठीक, जहां बहती है। ध्यान रखिएगा, ठीक, वास्तव में जो आर्य आए थे वे इस स्थान पे आए थे। ध्यान रखिएगा, इनका यह कहना था, ठीक, कि ये सप्त सिंधु प्रदेश से भारत में आए थे। ठीक, चलिए, एक हो गया। दूसरा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती की 2 पुस्तकें हैं। पहला है सत्यार्थ प्रकाश, दूसरा है इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन। इन दोनों पुस्तकों में इन्होंने कहा है कि जो ऋग्वेदिक आर्य हैं वे कहाँ से आए हैं? बहुत दूर से नहीं आए थे। कहाँ से आए हैं? तिब्बत से आए हैं। ठीक, वही तिब्बत जो भारत के ऊपर और चीन से नीचे, अर्थात चीन के जो अधिपत्य का जो क्षेत्र है तिब्बत, वही तिब्बत। ठीक, वहां से आर्य कहाँ आए? भारत में आए हैं। ठीक है, इनका मत है। ठीक, बाल गंगाधर तिलक का एक बहुत अच्छी, इनका भी एक मत है। इन्होंने पुस्तक लिखा है आर्टिक होम्स ऑफ आर्यंस। ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक का नाम से आप इसका, ठीक, डिराइव्ड कर सकते हैं, आर्टिक होम्स ऑफ आर्यंस, अर्थात आर्य कहाँ से आए हैं? तो आर्य जो है आर्टिक से आए हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, आर्टिक ऊपर है, अंटार्कटिक नीचे है। आर्टिक यानी उत्तरी ध्रुव, ठीक, उत्तरी ध्रुव से आए हैं, उत्तरी ध्रुव से आए हैं। ठीक, नॉर्थ पोल से। ठीक है, इतना है समझ में? ठीक, उसके बाद एक और मत है मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ने कहा है कि जो ऋग्वेदिक आर्य हैं वे कहां से आए हैं? वे मध्य एशिया से आए हैं। ठीक, मिडिल ईस्ट, मध्य एशिया। ध्यान रखिएगा, मध्य एशिया। ठीक, मतलब मिडिल ईस्ट कहता हूं, मध्य एशिया लीजिएगा आप। ठीक है, तो यहां पर हमारे अलग अलग मत हो गए। अविनाश चंद्र दास द्वारा सप्त सिंधु प्रदेश, ठीक है, दयानंद सरस्वती द्वारा तिब्बत, बाल गंगाधर तिलक द्वारा उत्तरी ध्रुव, और मैक्स मुलर द्वारा मध्य एशिया। इन सभी मतों के अलावा एक और मत है, ध्यान रखिएगा, एक और मत है जिसको सर्वमान्य मत के रूप में माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो आर्य है वे आल्प्स पर्वत के जो पूर्वी हिस्सा है, ठीक, आल्प्स पर्वत जो है आपका रसिया के बाद होता है, अर्थात वो, ठीक है, एशिया और आपका यूरोप, इन दोनों को डिवाइड करता है। तो उसी आल्प्स पर्वत का जो पूर्वी हिस्सा है, ठीक है, उसी पूर्वी हिस्सा से आए थे। ठीक है, जिसको यूरेशिया कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक, आल्प्स पर्वत, आल्प्स के पूर्वी हिस्सा, ठीक, आल्प्स पर्वत के पूर्वी हिस्सा, और इस स्थान को क्या कहा गया है? यूरेशिया, यूरेशिया। ठीक, आर्यों का आगमन यहां से हुआ था।
ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छा प्रमाण इसको मानते हैं। ठीक है, प्रश्न जो है आपको सब तरफ से पूछा जाता है। ठीक है, मैक्स मुलर के बारे में भी पूछा गया है, दयानंद सरस्वती के बारे में भी पूछा जा चुका है, बाल गंगाधर तिलक के बारे में भी पूछा जा चुका है। ठीक, अब चांसेस हैं कि इसको मैच द फ्लोइंग करके पूछेगा, तो ध्यान रखिएगा। ठीक, अलग अलग मत हैं। ठीक, अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणा है, जिसके आधार पे आर्यों के आगमन के हम केवल क्या कर सकते हैं, ठीक है, चर्चा कर सकते हैं। सटीक रूप से किसी का मत नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आप मत एक मतलब यहाँ पर मतैक्यता का अभाव है। अब हम देख लेते हैं जो हमारा ऋग्वैदिक काल में है। ठीक, वहां पर ऋग्वेद मतलब आपके जो आर्य थे, इनका विस्तार कहाँ कहाँ था। सबसे पहले ठीक जब ये आए, ठीक 1500 ईस्वी पूर्व में, तो इनका जो पहला आगमन था कहां पर था, सप्त सिंधु प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा, सप्त सिंधु प्रदेश पे सबसे पहला इनका आगमन हुआ। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद जो है ठीक इनको जानकारी थी हिमालय की। हिमालय को ठीक हिमवंत के नाम से जाना गया है। किसके नाम से? हिमवंत। ध्यान रखिएगा। ठीक, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हिमालय तक इनका प्रसार था। हिमालय में ही एक पर्वत चोटी है जिसको मूजवंत कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या? मूजवंत चोटी, मूजवंत चोटी। ठीक, इनका ज्ञान भी था, इनके साहित्य में यह चीज चर्चा मिलती है। और ऐसा कहा जाता है कि इसी मूजवंत चोटी में ठीक है क्या मिलता था, सोम। सोम नामक जो द्रव्य है, ठीक है, इसी का मतलब वो पौधा पाया जाता था जिससे सोम द्रव्य बनाया जाता था। कहां पर? मूजवंत चोटी। क्लियर है? चलिए, उसके बाद ध्यान रखिएगा, आर्य जो थे वो धीरे धीरे प्रसार करते गए। कहाँ? ठीक है, पहले सप्त सिंधु क्षेत्र से प्रसार करते गए ईस्ट की ओर। ठीक है, उसके बाद कहाँ आ गए आपके? ठीक कुरुक्षेत्र, ठीक जो वर्तमान में दिल्ली में पड़ता है। ठीक, तो इस क्षेत्र को जब इनका प्रसार यहाँ हुआ, तो अब इस क्षेत्र को क्या कहा गया? ब्रह्मव्रत कहा गया। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मव्रत। क्लियर है? ठीक है, ब्रह्मवर्त कहा गया। ठीक, जब ये कुरुक्षेत्र से भी आगे प्रसारित होते गए, ठीक जब ये दोआब में आए, दोआब का मतलब गंगा और यमुना का क्षेत्र, गंगा और यमुना, जो गंगा और यमुना वाला जो एरिया है, ठीक इस एरिया पे आए। ठीक, अब इसका नाम क्या पड़ा? अब इसका नाम पड़ा ब्रह्मर्षि देश। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मर्षि देश। ठीक, ब्रह्मर्षि देश। क्लियर है? ठीक, ब्रह्मावर्त, इसको ब्रह्मावर्त भी कहते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, दोआब में ठीक जो दोआब के एरिया थे यहां तक ब्रह्मर्षि देश कहा गया। अब आ जाइए हिमालय से विंध्याचल। ठीक, हिमालय का ज्ञान पहले था, उसके बाद ये मध्य प्रदेश के एरिया तक आते गए, अब विंध्याचल तक पहुंच गए। अब इसका नाम क्या पड़ा? ध्यान रखिएगा, हिमालय से विंध्याचल तक अब ये पड़ा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। ठीक, ये मध्य प्रदेश का नाम वो नाम नहीं है जो वर्तमान में मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का मतलब हो गया हिमालय से विंध्याचल के मध्य का प्रदेश। ध्यान रखिएगा, हिमालय से लेकर ठीक है विंध्याचल के बीच का प्रदेश ही आपका क्या है? मध्य प्रदेश। इसके बाद जो आर्य हैं इनका विस्तार बिहार, बंगाल तक, उसके बाद धीरे धीरे दक्षिण भारत तक हुआ। उसके बाद हमारे भारत का नाम पड़ा आर्यावर्त। ठीक, जब आर्यों का पूरे एरिया में क्या हो गया? प्रचार प्रसार हो गया, तब प्रचार प्रसार बोलता हूं, ठीक है, प्रसार हो गया, तब इनका नाम पड़ा आर्यावर्त। क्लियर है? ठीक है, इस चीज पे व्यक्ति थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, पुस्तक में दिया हुआ है मध्य प्रदेश जो वर्तमान में मध्य प्रदेश है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो मध्य प्रदेश नहीं है ये। ठीक, ये हिमालय से विंध्याचल के बीच का एरिया है, उसको कहा गया है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, भौगोलिक विस्तार देख चुके हैं। भौगोलिक विस्तार के बाद हम ठीक अगला चीज देखते हैं कि जो ऋग्वैदिक जो नदियां हैं, ठीक ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक नदियों का बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, ठीक ऋग्वेद के जो आर्य थे ये एक्चुअली में इनका व्यवसाय क्या था? कृषि और पशुपालन था। ठीक है, मैं ना सेकेंडरी तो पहला तो आपका पशुपालन था, दूसरा आपका कृषि था। ठीक, क्योंकि कृषि जो है सबसे अच्छा माना जाता है ऋग्वैदिक काल का। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में कृषि था आपका, सॉरी मतलब आपके सिंधु घाटी सभ्यता के काल में कृषि था। ठीक, ऋग्वैदिक काल में क्या हो जाएगा? आपका पशुपालन, फिर उत्तर वैदिक काल में फिर कृषि की स्थापना हो जाएगी। अब हम पढ़ते हैं ठीक आपके सप्त सिंधु क्षेत्र है, इस क्षेत्र की प्रमुख नदियों के बारे में, अर्थात ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख नदियों के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाता है और उन प्रश्नों के बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होगा। जैसे सिंधु नदी, ठीक ऋग्वेद में ऋग्वेदिक जो आपके आर्य थे उन सभी के ठीक सबसे प्रमुख नदी कौन सा है? ठीक है, सिंधु नदी। सिंधु नदी को हिरण्यक के नाम से जाना जाता है, हिरण्याणी। ध्यान रखिएगा, हिरण्याणी किस नाम से जाना जाता है? हिरण्याणी। ठीक है, क्लियर है? सतलज को सुत्रुदी के नाम से जाना जाता है, सुत्रुदी। ध्यान रखिएगा, सुत्रुदी। ठीक है,
रावी को किस नाम से जाना जाता है? पारुष्णी, ठीक, पारुष्णी नदी। क्लियर है? चिनाब को जाना जाता है आश्किनी, आश्किनी, ठीक है। झेलम को जाना जाता है वितस्ता के नाम से, वितस्ता, ठीक है। एक एक करके देखते जाइए। व्यास का नाम है विपाशा, विपाशा। क्लियर है? ठीक। सरस्वती को घग्गर के नाम से जाना जाता है, ठीक, ध्यान रखिएगा, घग्गर, ठीक है। कुर्रम, कुर्रम को किस नाम से जाना जाता है? क्रुभु के नाम से, क्रुभु, ठीक है। और काबुल को कुभा के नाम से। क्लियर है? गंडक को सदा नीरा के नाम से जाना जाता है, सदा नीरा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सदा नीरा। ये है आपके ऋग्वैदिक काल के प्रमुख नदियां। एक एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सिंधु को हिरण्याणी कहा जाता है, सतलज को सुत्रुदी कहा जाता है, सुत्रुदी, ठीक है। रावी को पारुष्णी, ठीक, चिनाब को आश्किनी, झेलम को वितस्ता, व्यास विपाशा, सरस्वती घग्गर, ठीक है, कुर्रम क्रुभु, काबुल का कुभा और गंडक का सदा नीरा। ध्यान रखिएगा, इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है। अगर आपसे यह पूछा जाएगा कि सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन है, तो आप किसका उल्लेख करेंगे? सिंधु नदी का। लेकिन सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है। ध्यान रखिएगा, सरस्वती नदी को नदी तमा के नाम से जाना गया है, नदी तमा, माते तमा, माते तमा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सरस्वती नदी को नदी तमा एवं माते तमा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? ठीक, नदियों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक रहेगा कि ठीक, हम देख लेते हैं कि इस समय की सामाजिक स्थिति क्या थी, ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति। हम सिंधु घाटी सभ्यता में देख चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल था, उस काल में वहां पर मात्र सत्तात्मक समाज पाया जाता था, ठीक है। लेकिन जब उसके बाद का जो काल है, वहां पर ये मात्र सत्तात्मक समाज के स्थान पर, ठीक, ऋग्वैदिक काल में पुरुष प्रधान समाज आ गया। ध्यान रखिएगा, तो हम समाज में सबसे पहले क्या कर रखेंगे कि इस समय का जो सामाजिक स्थिति था, ठीक, यहाँ पर ये फिर से किस चीज की स्थापना होती है? पितृसत्तात्मक, ध्यान रखिएगा, पितृसत्तात्मक समाज की स्थापना होती है। क्लियर है? ठीक है। इससे पहले जो आपका आर्यंस थे, मतलब सॉरी, इंडस वैली सिविलाइजेशन था, तो इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक, वहां पर क्या था? वहां पर था, ठीक, मात्र सत्तात्मक समाज। यहां पर आए पितृसत्तात्मक समाज। जब आर्य भारत में आए, ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ठीक, ये भारत में इन्होंने क्या किया? ठीक, जैसे ही भारत में आए तो सबसे पहले इन्होंने अपने आप को गौर वर्ण का कहा, ठीक। उसके अलावा जो यहाँ के मूल निवासी थे उसको कृष्ण वर्ण का कहा। क्या इनके यहाँ के जो मूल निवासी थे, ठीक, उनको क्या कहा? कृष्ण वर्ण। कृष्ण मतलब काला वर्ण, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बाद में आगे जाके वर्ण व्यवस्था की स्थापना यहाँ पर होती है, और वर्ण व्यवस्था का उल्लेख जान चुके हैं आप 10वें मंडल में है ऋग्वेद में, अर्थात चतुर्वर्ण व्यवस्था, चातुर्वर्ण व्यवस्था, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो ध्यान रखिएगा, ठीक। आपके गौर वर्ण और कृष्ण वर्ण के बारे में यहाँ चर्चा है, ठीक। अब यार ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सामाजिक स्थिति में यहाँ पर फिर इसकी चर्चा कर लेते हैं, वर्ण व्यवस्था की, ठीक, वर्ण व्यवस्था, ठीक। वर्ण व्यवस्था का पहला आधार था, ध्यान रखिएगा, तो उस समय जाति व्यवस्था जैसे कर्म के आधार पे नहीं था, ठीक, जाति व्यवस्था के आधार पे नहीं था, सॉरी, ठीक है। वर्ण व्यवस्था का यहाँ पर आधार था कर्म, ठीक। जो व्यक्ति जैसा काम करेगा, ठीक, वो उसी वर्ण पे रहेगा। ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति जैसा काम करेगा, ठीक, उसका वर्ण जो है उसी प्रकार से रहेगा। जैसे कि, ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया, एक छात्र, ठीक, एक छात्र कहता है, ऋग्वेद में इसका स्टेटमेंट है, मैं एक कवि हूं। क्या कहता है? मैं एक कवि हूं, ठीक है, अपने आप को कवि कहता है। मेरे पिता चिकित्सक हैं, चिकित्सक हैं, ठीक है, और मेरी माता जो है वह अन्न पीसने का कार्य करती है, अन्न पीसने का कार्य करती है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, अर्थात एक ही परिवार के 3 अलग अलग लोग हैं, वो तीनों अलग अलग लोग अलग अलग कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो ये व्यक्ति जो है, ये छात्र क्या कहता है? मैं एक कवि हूं, मेरे पिता चिकित्सक है एवं मेरी माता अन्न पीसने का कार्य करती है। अर्थात आप कह सकते हैं, जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा, ठीक, उसी कर्म के आधार पर उस प्रकार के वर्ण में वो, ठीक, रखा जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आप मान सकते हैं कि वर्तमान में जो जाति व्यवस्था जैसे कठोर व्यवस्था है, उस समय नहीं था, ठीक है। अर्थात व्यक्ति एक वर्ण से दूसरे वर्ण में स्विच कर
कर सकता था, मूव कर सकता था, यानी वर्ण में ठीक है आना जाना, यानी कि वर्ण में एक व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान, कहने का मतलब है ठीक है एक वर्ण से व्यक्ति दूसरे वर्ण में प्रवेश कर सकता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर और एक उदाहरण में दे देता हूं। ठीक, आप जानते होंगे विश्वामित्र के बारे में। विश्वामित्र वास्तव में क्या थे? वास्तव में ये क्या थे? वास्तव में ये क्षत्रिय थे। ध्यान रखिएगा, ये क्या थे? क्षत्रिय। लेकिन इन्होंने किस काम को अपनाया था? ब्राह्मण के कार्य को। ब्राह्मण अर्थात ठीक है, ये तो क्षत्रिय थे वास्तव में, लेकिन इन्होंने इनके कार्य के आधार पर ये क्या थे? ब्राह्मण थे। तो विश्वामित्र का आप उदाहरण यहाँ पर ले सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ठीक, इस जगह पे यहाँ पर ठीक है विवाह के बारे में चर्चा है। विवाह जो है वो दो प्रकार के होते थे। पहला है अनुलोम विवाह, दूसरा है प्रतिलोम विवाह। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह ये क्या होता था? ठीक, जैसे हमने अभी 4 वर्ण की बात किया, पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, ठीक, फिर वैश्य और शूद्र। ध्यान रखिएगा, ठीक, यहां पर इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक, अनुलोम विवाह का मतलब होता है उच्च वर्ण का पुरुष ठीक एवं निम्न वर्ण की स्त्री, यानी कि अगर हम यहाँ की बात करें, क्षत्रिय है ठीक, अगर क्षत्रिय लड़का है और वो वैश्य लड़की से शादी कर रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? अनुलोम विवाह। ठीक है, यानी कि अपने से ठीक है लड़का जो है क्या होना चाहिए? उच्च वर्ण का होना चाहिए, लड़की जो है ठीक है निम्न वर्ण की होनी चाहिए, तो इसी को कहा जाता है अनुलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह उल्टा, ठीक, अगर कोई लड़की जो है ठीक, अगर कोई लड़की क्षत्रिय है, अगर वो वैश्य लड़के से शादी कर रही है ठीक, विवाह कर रही है, तो इसको कहा जाता था प्रतिलोम विवाह। ठीक, या यहां से भी आप उदाहरण ले सकते हैं, ब्राह्मण से क्षत्रिय या ब्राह्मण से वैश्य। तो यहां पर भी आप इस चीज को उदाहरण में आप जान सकते हैं, यानी कि अपनी स्थिति के आधार पे है। ठीक है, अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण लड़का है, अगर क्षत्रिय लड़की से विवाह कर रहा है तो अब हम इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कि ये अनुलोम विवाह है। लेकिन अगर ब्राह्मण लड़की है और क्षत्रिय लड़के से विवाह कर रही है तो वह है आपका प्रतिलोम विवाह। क्लियर है? चलिए स्थिति देखते हैं स्त्रियों की। इस समय स्त्रियों की स्थिति काफी अच्छी थी। ध्यान रखिएगा, इस समय स्त्रियों की स्थिति क्या थी? काफी अच्छी थी। ठीक है, कैसे अच्छी थी भाई? ठीक, ध्यान रखिएगा, यहां पर अब जितनी महिलाएं हैं, जैसे कि महिलाएं हैं ठीक, यहां पर हम कुछ महिलाओं को ले लेते हैं, जैसे लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, सिकता, ये कुछ महिलाएं हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक, ये महिलाएं क्या कैसी महिलाएं हैं? विदुषी महिलाएं हैं। ठीक है, विदुषी महिलाएं हैं। ठीक, यानी जैसे विद्वान के विपरीत क्या होता है? स्त्रीलिंग विदुषी होता है। तो विदुषी महिलाएं हैं। तो ये जो महिलाएं हैं इनका समाज में उच्च स्थान था। ठीक है, इनको ऋषि के समान दर्जा दिया गया था। ध्यान रखिएगा, किसके समान? ऋषि के समान। अर्थात स्त्रियों की स्थिति उस समय पुरुषों के समतुल्य थी। ठीक है, जिस प्रकार पुरुषों का उपनयन संस्कार होता था उसी प्रकार महिलाओं का भी उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार का अर्थ हो गया जनेऊ धारण करना। ध्यान रखिएगा, क्या होता है? जनेऊ धारण करना। उपनयन संस्कार का मतलब होता है जनेऊ धारण करना। ठीक, और जनेऊ कौन धारण करते थे? जनेऊ द्विज जाति के लोग धारण करते थे। फिर यहां पर बता दे रहा हूं। ठीक, ये हो गया आपका ब्राह्मण, ये हो गया आपका क्षत्रिय, ये हो गया वैश्य और ये गया शूद्र। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये जो तीनों जाति हैं इसको द्विज जाति कहा जाता है। द्विज, इनका 2 बार जन्म हुआ है। द्विज किसको कहा जाता है? जिसका 2 बार जन्म हुआ है। 2 बार जन्म। कैसे 2 बार जन्म हुआ है? पहला जन्म माता के गर्भ से और दूसरा जन्म होता है जब वो जनेऊ धारण करता है। ठीक है, अर्थात वे जाति ठीक जो द्विज हैं वही क्या धारण करते हैं? जनेऊ धारण करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों को ही जनेऊ धारण करने का अधिकार था। ऋग्वैदिक कालीन में महिलाओं को भी था। ध्यान रखिएगा, किसको था? महिलाओं को। ठीक है, यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक, यहां पर विधवा विवाह का प्रचलन था। ठीक, विधवा विवाह, जो विधवा हो जाती थी उसका फिर से पुनर्विवाह कर दिया जाता था। ठीक है, दहेज प्रथा यहाँ पर थी लेकिन उस प्रकार से नहीं थी। दहेज प्रथा का मतलब जिस प्रकार से उपहार दिया जाता है। ठीक, अर्थात ठीक यहाँ पर पुनर्विवाह, इसी की चर्चा की गई है। ठीक, ये सब थी। मतलब महिलाओं को ऐसा नहीं है कि अगर वो विधवा हो गई तो उसका विवाह नहीं हो सकता। ठीक, उसकी स्थिति समाज में खराब है, नहीं। ठीक है, उसको भी आगे अपना जीवन निर्वाह करने के लिए पर्याप्त मौका दिया जाता था। ठीक, एक प्रथा का चर्चा होता है, नियोग प्रथा। नियोग प्रथा के बारे में सुन लीजिए, बीच में एग्जाम में पूछा भी गया है। नियोग प्रथा का मतलब क्या होता है? नियोग प्रथा होता है जब
कभी भी जो विवाहित दंपति होते हैं, अगर उसमें से पुरुष की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, और उस समय तक महिला जो है वो गर्भवती नहीं रहती, अर्थात ठीक है अपना मतलब संतान की उत्पत्ति नहीं हुआ रहता है, तो ध्यान रखिएगा नियोग प्रथा का सहारा लिया जाता है। ठीक, किस लिए? देखिएगा, ठीक, जब महिला है, ठीक, अगर वो महिला इसमें इस स्थिति में क्या होता है, महिला जो अपने देवर के साथ विवाह कर लेती है, अस्थायी विवाह, ठीक है, किस लिए? केवल संतान उत्पत्ति के लिए। ध्यान रखिएगा, नियोग प्रथा में देवर के साथ, ठीक है, अस्थायी विवाह किया जाता है संतान उत्पत्ति के लिए। तो ध्यान रखिएगा, संतान उत्पत्ति के लिए, ठीक, संतान उत्पत्ति के लिए नियोग प्रथा का उस समय प्रचलन था। तो नियोग प्रथा के बारे में जान लीजिए। ठीक है, यहां पर यह भी जान लीजिए, वो जो देवर होता था, वो देवर जो है ठीक अन्य विवाह करने का अधिकारी रहता था। ऐसा नहीं है कि यहां पर इसी स्थिति में वो रुक जाए। क्लियर है? ठीक है, इस समय सती प्रथा और पर्दा प्रथा ये चीजें नहीं थी, नहीं पाया जाता था। सती प्रथा तो गुप्त काल में मिलता है। कब? एरन अभिलेख में मिला भानुगुप्त के, यानी आप समझिए गुप्त काल के अंतिम समय में सती प्रथा का, ठीक है, प्रचलन था। अब यहां पर इस स्थिति में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, ना ही आपका पर्दा प्रथा था। ठीक, कुछ स्त्रियां ऐसी होती थी जो ज्यादा पढ़ी लिखी रहती थी, ज्यादा डिग्री रहता था, वो विवाह नहीं करती थी। ठीक, जैसे आजीवन विवाह नहीं करने वाली कुछ लड़कियां या स्त्रियां होती थी, इनको क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था अमाजू। ध्यान रखिएगा, ठीक है, अमाजू कहा जाता था। ठीक, वे स्त्रियां जो आजीवन विवाह नहीं करती थी, क्या कहा जाता था? अमाजू। ठीक, वो जो पढ़ाई लिखाई इसका संबंध नहीं है। ठीक है, कोई भी सामान्य जो महिला है, अगर वो विवाह नहीं करती थी आजीवन विवाह, तो उसको हम क्या कहते हैं? अमाजू। क्लियर है? इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तब तक के लिए मैं पीछे हटता हूं। चलिए आगे बढ़ें। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके अगले स्थिति देख लेते हैं। अब हमारे पास क्या है यहां पर? ठीक है, क्या है भाई? अच्छा, राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति ध्यान रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक की स्थिति उतनी संपन्न नहीं थी कि यहाँ पर हर प्रकार के अलग अलग विभाग हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ मामले में, ठीक है, हमको बताना पड़ेगा कि राजनीतिक स्थिति का क्या संरचना था। तो सबसे पहले देख लीजिए कि यहाँ के जो लोग हैं ये कबीलों में निवास करते थे। किसमें? कबीले। ठीक, कबीले में निवास करते थे। ठीक, अर्थात कबीलाई जीवन जीते थे। ठीक, ग्रामीण जीवन जीते थे। कैसा जीवन? ग्रामीण जीवन। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरा, यहां का शासक, ठीक है, यहां का शासक राजतंत्रात्मक ना होकर गणतंत्रात्मक था। ध्यान रखिएगा, ठीक, गणतंत्रात्मक था। ठीक है, राजतंत्रात्मक ना होकर राजतंत्रात्मक ना होकर क्या था? गणतंत्रात्मक था। ठीक, आगे जाके इसकी स्थिति चेंज हो जाएगी। ठीक, अब ध्यान रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में 5 प्रमुख कबीलों की चर्चा की जाती है। ठीक, अनु, द्रुहु, पुरु, तुर्वसु और यदु। ठीक, इन्हीं 5 कबीलों को पंचजन्य के नाम से जाना जाता है। पंचजन्य, ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। पंचजन्य का मतलब 5 कबीले। और कौन से कबीले? तो अनु, द्रुहु, पुरु, तुर्वसु और यदु। क्लियर है? ठीक, अब आ जाइए, ठीक, आगे। तो ध्यान रखिएगा, राजनीतिक स्थिति में हम देखें तो इस समय सबसे छोटा राजनीतिक इकाई परिवार होती थी, कुल। ठीक, परिवार या कुल कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कुल। कुल क्या होता था? ये परिवार ही है, ठीक, अलग नहीं है। परिवार, एक परिवार को एक कुल कहा जाता था और इसका प्रमुख को कहा जाता था कुलप। इसके प्रमुख को क्या कहा जाता था? कुलप। ठीक, ग्राम, कई परिवार मिलके एक ग्राम बनते थे। जैसे अभी भी आप देख सकते हैं, कई परिवार मिलके एक ग्राम बनते। ग्राम मतलब गांव, और गांव के प्रमुख को क्या कहा जाता है भाई? गांव के प्रमुख को ग्रामीण कहा जाता है, ग्रामीण। ठीक है, और कई गांव मिलके एक विश बनते हैं। ठीक है, और विश के प्रमुख को विशपति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशपति, विशपति। और ध्यान रखिएगा, कई विश मिलके एक जन बनते हैं, जन। ठीक, जन मतलब एक हिसाब से राज्य ले लीजिए, तो राज्य के प्रमुख को क्या कहा गया है? राजन कहा गया है, राजन। ठीक है, यहां तक आप ध्यान रखिएगा। कुल के प्रमुख को कुलप, ग्राम के प्रमुख को ग्रामीण, विश के प्रमुख को विशपति, जन के प्रमुख को राजन। तो इस प्रकार क्रमशः कुल, ग्राम, विश, जन और उसके बाद राष्ट्र आता है। ठीक, राष्ट्र, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा, ठीक, इसकी राजनीतिक स्थिति। अब हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक, इस समय 3 प्रमुख समितियां थी। ध्यान रखिएगा, 3 प्रमुख समिति कहना चाहिए, 3 प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन थी। ठीक, पहला है सभा, दूसरा है समिति और तीसरा है विदत। तो सभा, समिति और विदत, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, इसका अध्ययन कर लेते हैं। सभा क्या है?
ठीक, तो सभा जो है ऋग्वैदिक काल में, ठीक, एक ऐसा सभा, मतलब सभा जो है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जहां पर वृद्ध लोग रहते थे, संभ्रांत लोग रहते थे, अमीर लोग रहते थे। किस प्रकार के लोग रहते थे, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, फिर मैं आपको इसको इरेज करके यहां पर बताऊंगा। हो गया, चलिए ये हो गया आपका। चलिए, सभा, सभा जो है ये आपका श्रेष्ठ लोगों की सभा होती थी। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कह सकते हैं, संभ्रांत कह सकते हैं, ठीक है, या उच्च लोग, उच्च कुल मतलब उच्च लोग, जो अमीर लोग होते हैं उनका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका प्रमुख कार्य क्या था भाई, इसका प्रमुख कार्य होता था न्याय करना। ठीक, ध्यान रखिएगा सभा में श्रेष्ठ लोग, संभ्रांत लोग, उच्च लोग ही रहते थे। इसका आकार जो है समिति की अपेक्षा छोटा होता था और इसका प्रमुख कार्य न्याय होता था। क्लियर है? ठीक है, इसमें जो सभा में शामिल होने वाले लोग उसको सभ्य कहा गया है। सभ्य, ठीक, ध्यान रखिए क्या कहा गया है, सभ्य। जो सभा में शामिल होते थे उन लोगों को सभ्य कहा गया है। ठीक है, अब आ जाती समिति। समिति जो होती है ये आम लोगों की समिति है, आम जन की। ठीक, ध्यान रखिएगा, ठीक, इसका कार्य है राजा का चुनाव करना, राजा का चुनाव। ये चाहती तो राजा को हटा भी सकती है अपने पद से, अर्थात राजा को चुनने का काम कौन करती है, ठीक, समिति करती है। ठीक है, चलिए, इसके प्रमुख को क्या कहा गया है, ईशान, ईशान या पति कहा गया है। ध्यान रखिएगा, ईशान या पति। ठीक, इसके प्रमुख को ईशान या पति कहा गया है। चलिए अगला आ जाते हैं विदत। विदत भी एक प्रकार का सभा है, एक प्रकार का ये जनसभा कह सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कुछ विद्वान का कहना है कि ये एक सैनिक, ठीक, एवं असैनिक सभा है। असैनिक, सैनिक एवं असैनिक सभा है। ठीक, कुछ लोग इसका कहते हैं इसका कार्य जो है युद्ध में लूटे गए जो आपके धन होता है उसका बंटवारा करना है। ठीक है, किसका, विदत का। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं हट जाता हूं यहां से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम देख लेते हैं आर्थिक स्थिति कि ऋग्वैदिक काल की आर्थिक स्थिति किस प्रकार थी। ठीक, ध्यान रखिएगा, हम जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल में, ठीक, इनका प्रमुख साधन क्या था। ठीक, तो ये पशुपालक थे। क्या थे, पशुपालक थे। ध्यान रखिएगा, ठीक, ये ग्रामीण एवं कबीलाई थे, इसको तो हम जान चुके हैं। इसको, इनका मुख्य व्यवसाय पशु का पालन था। ठीक, साथ ही था द्वितीय में आपका कृषि था, सेकेंडरी इनका काम था कृषि। तो ध्यान रखिएगा चूंकि पशुपालक थे इसलिए इस पशु में इनका क्या में योगदान था, गाय का। ठीक, ध्यान रखिए गाय इनकी सबसे प्रमुख पशु माना गया है। ठीक, ध्यान रखिएगा गाय क्या होता है, अधिकतर जो युद्ध है ऋग्वेद में, ध्यान रखिएगा अधिकतर युद्ध जो है गाय के लिए लड़ा गया है। ठीक, गाय के लिए हमेशा लड़ाई होता था। तो इसमें एक वर्ग का नाम आएगा, पड़ी कहा गया है। क्या कहा गया है, पड़ी, अर्थात ठीक है गाय को एक ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा क्या कर रहा था, ठीक, चुरा के ले आता था, चुरा के, अर्थात ठीक वो गाय को चोरी कर लिया करता था। तो गाय के संबंध में ध्यान रखिएगा एक शब्द आता है अष्टकर्णी। ठीक, ध्यान रखिएगा अष्टकर्णी शब्द आता है। ठीक, ये गाय से संबंधित है, गाय की महत्ता को बताने के लिए। ठीक है, फिर गविष्ठ शब्द आता है, गविष्ठ, ध्यान रखिएगा, ठीक, गायों के अधिष्ठाता जिनके पास ज्यादा गाय हैं, ठीक है, उनके संबंध में शब्द आता है। ठीक, तो अष्टकर्णी, गविष्ठ। गाय को अघन्या माना गया है, अघन्या, अर्थात अघन्या का अर्थ होता है जिसकी हत्या, जिसकी हत्या न की जा सके, न की जा सके, अर्थात गाय की हत्या नहीं किया जा सकता था। तो ध्यान रखिएगा गाय के संबंध में अष्टकर्णी शब्द आता है। ठीक, ये गविष्ठ शब्द आता है। ठीक, अघन्या शब्द आता है। ठीक, गविष्ठ मतलब ये जो है सामाजिक स्थिति एक वर्ग विशेष के लिए आता है। ध्यान रखिएगा अष्टकर्णी भी उसी प्रकार का एक शब्द है। अघन्या का अर्थ हो गया गाय की हत्या न करना। ठीक है, गाय से संबंधित एक और है, ठीक है, गाय से संबंधित एक और शब्द आता है दुहिता। ठीक, दुहिता किसे कहा जाता है, किस वह कन्या, ठीक है, जो गाय को दुहती है उसी को क्या कहा जाता था, दुहिता। तो इन शब्दों को आप जान लीजिए। ठीक है, आप पड़ी को जान लीजिए जो हमेशा क्या करता था, ठीक, गायों को चुरा के ले जाता था। अष्टकर्णी, गविष्ठ, अघन्या और दुहिता, इन सभी का संबंध किससे है, गाय से है। ठीक है, चलिए अब ध्यान रखिएगा इस समय यहाँ पर, ठीक, व्यापार का लेन देन का माध्यम क्या था, वस्तु विनिमय था। वस्तु विनिमय का मतलब बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम।
ठीक है, इसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को दिया जाता था। तो इस चीज को फिर से ध्यान रखिएगा, वस्तु विनिमय में उस समय मुद्रा के रूप में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गाय, ठीक, वस्तु तो था ही, घोड़ा, इसके साथ साथ निष्क, निष्क का भी प्रयोग है, ध्यान रखिएगा। निष्क, निष्क क्या होता है, ये सोना का होता है, सोना का गहना या सोना का कोई भी आभूषण, निष्क। तो ये जो है उस समय व्यापार में वस्तु विनिमय के रूप में या मुद्रा के रूप में काम आता था। कौन? निष्क हो गया, घोड़ा हो गया और गाय, ठीक है। बाकी वस्तुओं तो थी ही, ठीक है, जैसे कि आप एक वस्तु के स्थान पे, ठीक है, एक बोरा आलू के बजाय एक बोरा आपने चावल ले लिया, ठीक, इस प्रकार का वस्तु का विनिमय चलता था। उसके अलावा गाय के, फिर घोड़ा, फिर निष्क अर्थात सोने का बना निष्क, ठीक, इन सभी के मदद से भी क्या किया जाता था, ठीक, व्यापार किया जाता था। चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है, ठीक, धार्मिक स्थिति। ध्यान रखिएगा ऋग्वेद काल की धार्मिक स्थिति कैसी थी। तो धार्मिक स्थिति की बात कर ले तो ऋग्वेद में बहुत सारे देवताओं का वर्णन है, अर्थात बहुदेववाद था, ठीक है। लेकिन फिर भी ये बहुदेववाद होते हुए भी एकेश्वरवाद की ओर, ठीक है, उन्मुख था। एक देवता को प्रमुख मानते थे। चलिए, ठीक है, इन्होंने देवताओं की 3 श्रेणियों की यहां पर चर्चा की है। पहला है आकाश के देवता, दूसरा अंतरिक्ष के देवता, तीसरा पृथ्वी। आकाश का मतलब समझिएगा ये सबसे ऊपर है, ठीक है। आकाश का मतलब ये नहीं कि सामने ये जो हम अपने सर के ऊपर देखते हैं वह नहीं, ठीक है। आकाश सबसे ऊपर, उसके नीचे अंतरिक्ष, ठीक, अर्थात आकाश, अंतरिक्ष क्या है, आकाश और पृथ्वी के बीच का एरिया। तो ध्यान रखिएगा यहां पर सूर्य, वरुण, मित्र, विष्णु, उषा और सविता, ये प्रमुख देवता आते हैं। इसका ट्रिक एक है कि जो सूर्य और वरुण है वो अपने मित्र विष्णु के साथ, विष्णु के पास गए घूमने के लिए, तो देखा कि वहां पर उषा और सविता पहले से बैठे हैं, ठीक। ऐसा है कि आप, ठीक, स्टेटमेंट लिख लीजिए कि सूर्य और वरुण जो है अपने मित्र के पास गए, किसके पास, विष्णु के पास, ठीक है। तो वहां उन्होंने देखा कि वहां उषा और सविता जो है ऑलरेडी पहले से बैठे हुए हैं, ठीक है। चलिए यहां पर और एक पूषण की भी आ जाएगा, पूषण, ये भी एक और देवता है, ठीक। दूसरा है अंतरिक्ष के देवता, बीच में जो लटके हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ना तो ऊपर है ना तो नीचे है, बीच में है। इंद्र, ठीक, मरुत, रुद्र, वायु और पर्जन्य, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंद्र, ठीक, ये आपके वर्षा के देवता है। मरुत ये आंधी तूफान के देवता है। रुद्र हो गए, वायु हो गए और पर्जन्य हो गए, ये कहाँ के देवता है, ठीक, ये आपके अंतरिक्ष के देवता है। उसके बाद पृथ्वी के देवता, अग्नि, अग्नि कहाँ जलाते हैं आप, पृथ्वी में जलाते हैं। सोम नामक जो पदार्थ है वो हिमालय में अर्थात पृथ्वी में पाया जाता है। पृथ्वी स्वयं भी है और बृहस्पति गुरु जी ऊपर क्या करेंगे, नीचे ही रहने दीजिए, ठीक है, अर्थात पृथ्वी में ही है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक, इन तीनों को हमेशा क्या होता था, कभी भी जिस देवता का वर्णन किया जाता था ऋग्वेद में, तो उसमें उसी देवता को सबसे प्रमुख बना दिया जाता था, बाकी देवताओं को उनको अधीनस्थ, ठीक। अगर मान लीजिए दूसरा, फिर अगर दूसरे जगह पे दूसरे देवता का वर्णन हो रहा है तो उस देवता को बहुत महिमा मंडित किया जाता था, बाकी देवताओं को उसको अधीनस्थ किया जाता था। तो इस प्रकार की एक प्रवृत्ति पाई गई है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करें, ठीक है, तो जब ब्रह्मा की बात करेंगे तो ब्रह्मा को सबसे ऊंचा कर देंगे, ठीक है। फिर आगे जाके अगर विष्णु की बात करेंगे तो वहां पर विष्णु को उस स्थान पर ऊंचा कर देंगे। अगर किसी स्थान पे शंकर जी की बात है तो वहां पर उस देवता को ऊंचा कर देंगे, बाकी को उनके अधीनस्थ। तो मैक्स मुलर ने इसी प्रवृत्ति को क्या कहा है, हीथोनिज्म कहा है। ध्यान रखिएगा, मैक्स मुलर ने इसी प्रवृत्ति को क्या कहा है, हिथोनिज्म। हिथोनिज्म का मतलब, ठीक, बहुत सारे देवता हैं, ठीक है। इस बहुत सारे देवता में जब जिस देवता का वर्णन किया जाता था तो उस देवता को वहां पर उसमें उच्च बता दिया जाता था, ठीक है। चलिए अब आज ये प्रमुख देवताओं के बारे में जान लेते हैं। सबसे प्रमुख देवता इंद्र, इनका यहाँ पर, ठीक, 250 बार यानी 250 बार चर्चा किया गया है, ठीक है। अग्नि के बारे में 200 बार चर्चा है, ध्यान रखिएगा, ठीक। इंद्र को क्या कहा गया है, पुरंदर, अर्थात पुरों को तोड़ने वाला, ठीक है, यानी कि किलों को तोड़ने वाला, जो किला होता है उस किला को तोड़ने वाला, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, पुरों को तोड़ने वाला, पुरों को, और पुरों को मतलब होता है किला, ठीक, इसीलिए किला, सॉरी, किला होगा, किला। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृत्तहंता, वृत्तहन का मतलब है इस इंद्र ने वृत्त नामक राक्षस की हत्या की थी, इसलिए इसको वृत्तहन कहा गया है, ठीक। पुरमिद, पुरमिद का मतलब है, ठीक, इंद्र ने इस वृत्त से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसकी मुक्ति की थी, जल की मुक्ति की थी, जल, पानी, इसीलिए इसको पुरमिद भी कहा जाता है, ठीक है, मुक्ति करने के कारण। और अंशुजीत का मतलब है इसने जल को जीत लिया है, ठीक है। अंशु मतलब जल होता है, ठीक, अर्थात इसने जल को जीत लिया है, ठीक है, अर्थात एक्चुअली में जल को बचाया था,
ठीक, तो ध्यान रखिएगा पुरंदर, वृत्रहन, ठीक, पुरमिद और अंशुजीत किनका नाम है? इंद्र का नाम है। ठीक है, चलिए अगला है अग्नि। अग्नि जो है ये पृथ्वी के देवता है, इनका 200 बार चर्चा है, दूसरे सबसे प्रमुख देवता। अग्नि को देवताओं का मुख माना जाता है। जो भी चीज आप अग्नि में आहुति देंगे वो किनको मिलेगा? देवताओं को मिलेगा। ठीक है, अर्थात मीडिएटर हैं। ठीक, धरती, पृथ्वी और आपके, ठीक, पृथ्वी और आपके आकाश के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट देवता कौन है? ठीक है, आपके अग्नि। मतलब जो चीज मैसेज यहाँ डालेंगे वो मैसेज उनको डिलीवर हो जाएगा कि हम ये, ठीक, हवन कर रहे हैं इस हेतु, ठीक है, वो मैसेज वहां ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा, ठीक, धार्मिक स्थिति। आगे अब चर्चा कर लेते हैं, ठीक, उत्तर वैदिक कालीन में। उत्तर वैदिक काल में ध्यान रखिएगा यहाँ की जो राजनीतिक स्थिति है, ठीक, क्रमशः धीरे धीरे कुछ चीजों में बढ़िया हो रहा था और कुछ चीजों में डिक्लाइन हो रहा था। ठीक, गिरावट आ रही थी। तो राजनीतिक स्थिति देखिएगा, पहले क्या थे? सिंधु घाटी सभ्यता में बड़े बड़े नगर थे, लेकिन हम ऋग्वैदिक काल में देखते हैं कबीले में रह रहे हैं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में वही जो छोटे छोटे कबीले थे अब थोड़े बड़े होते गए, मतलब ग्राम से क्या बनने लगे? नगर बनने लगे। चलिए ठीक है, ठीक, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या बनने लगे? ठीक, ग्राम से नगर बनने लगे। लिखते हैं ग्राम से अब थोड़ा सा बड़े बड़े ग्राम, अर्थात नगर, हल्का सा नगरों की ओर इनका विस्थापन हो गया। ठीक, ध्यान रखिएगा इस समय राजतंत्र था, साथ ही साथ, ठीक, गणतंत्र के भी, ठीक, प्रमाण मिले हैं, यानी राजतंत्र के साथ साथ गणतंत्र मिला है। ठीक है, राजा का अधिकार बढ़ गया। पहले ऐसा नहीं था, राजा जो है भूमि का स्वामी नहीं होता था। ठीक, भूमि का जो कार्य करते थे वही उसके स्वामी होते थे। ठीक है, राजा का मतलब होता था, राजा जो है केवल एक संरक्षक की भांति होता था, विदेशी यात्री, मतलब विदेशियों से उसकी रक्षा करना, सुरक्षा करना। ठीक है, यही उसका कार्य होता था। तो यहाँ राजा का अधिकार बढ़ गया और बड़ी बड़ी उपाधियां मिल गई। ठीक है, क्षत्रिय राजवंश का उदय होने लगा। अब यहाँ पर एक हमने डायग्राम बनाया, यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि कैसे एक राजा था। ठीक, उन राजा को, जैसे आर्यावर्त की चर्चा कर रहे हैं, आर्यावर्त में अलग अलग एरिया हो गया, जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य। तो ध्यान रखिएगा, ठीक, जो मध्य में जो राजा रहते थे, ठीक, इसको मध्य के राजा को राजा ही रखा गया। ठीक, मध्य में, ठीक, जो भारत का मध्य में है, ठीक है, उसको क्या कहा गया? राजा। लेकिन जो पूर्व में था, ठीक, पूर्व के राजा को क्या का उपाधि मिलता था? सम्राट। ठीक, पूर्व के राजा को क्या उपाधि मिलता था? सम्राट। जो उत्तर का राजा होता था, उत्तर का, ठीक, उसको मिलता था विराट। और जो पश्चिम का राजा मिलता था, पश्चिम का जो राजा होता था, ठीक, उसको कहा जाता था स्वराट। और जो दक्षिण का राजा होता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसको कहा जाता था भोज। ठीक है, राजा भोज कहते हैं। तो इस समय ध्यान रखिएगा विंध्याचल तक ही था, तो राजा भोज मतलब मध्य प्रदेश आ गया। ठीक है, सम्राट आपको मतलब आप कह सकते हैं आपका बंगाल साइड आ गया पूर्व में। पश्चिम में स्वराट, स्वराट वहाँ प्रदेश भी है, ध्यान रखिएगा, स्वराट। ठीक, उत्तर में आपका विराट और बीच में राजा। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर वैदिक काल में जो पश्चिम के राजा था उसको क्या उपाधि दिया जाता था? तो स्वराट। पूर्व के राजा को सम्राट, उत्तर के राजा को विराट, दक्षिण के राजा को, ठीक, भोज और मध्य एरिया के राजा को, ठीक, राजा की उपाधि दिया जाता था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, सामाजिक व्यवस्था। तो ध्यान रखिएगा समाज यहाँ पर फिर से, ठीक, उन्नत होते जा रहा है, कुछ मामले में डिक्लाइन भी होगा। ठीक है, महिलाओं की स्थिति के मामले में। अब ध्यान रखिएगा, फिर वही चर्चा अभी चर्चा किए कि यहाँ पर ग्राम से बड़े बड़े नगर बनने लगे। वर्ण व्यवस्था जो है, ठीक है, जो पहले किस पे आधारित था? कर्म पे आधारित था, अब किस पे हो जाएगा? जाति पे आधारित। अर्थात अब स्पष्ट रूप से 4 वर्ण व्यवस्था जो था वो दिखने लग गया, लेकिन इसका आधार अब कर्म के स्थान पर क्या हो गया? जाति। ठीक है, अर्थात अब ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति जिस वर्ण में है, जिस जाति में है, अब वो अपना स्थान बदल नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि एक जाति से अब दूसरी जाति में परिवर्तन कर ले। ठीक, यहां पर कुछ शब्द हैं, ठीक, इस चीज को देख लेते हैं। ठीक, यहां पर जैसे ब्राह्मण के लिए कहा जाता था एही, आइए। ठीक, क्षत्रिय के कहा जाता था आगच्छ, ठीक, उनको भी, ठीक, सम्मान पूर्वक बुलाया जाता था, तो ये आइए, ठीक, पधारिए, ऐसा टाइप का। लेकिन वैश्य के लिए इनको कहा जाता था, ठीक है, जल्दी से आइए, मतलब आद्रव का मतलब जल्दी से आइए। और शूद्र को आघव कहा जाता था, आघाव, ठीक, इसका मतलब दौड़ के आइए। ठीक, इस प्रकार के इनको संबोधन दिया जाता था। ठीक, एही, आगच्छ, आद्रव और आघाव, मतलब इनको संबोधित किया जाता था इस प्रकार से। ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण को क्रमशः एही, ठीक, फिर क्षत्रिय को आगच्छ, वैश्य को आद्रव और शूद्र को आघाव। ठीक है, यहाँ पर स्थिति ध्यान रखिएगा, स्त्रियों की स्थिति में क्रमशः गिरावट होती गई। गिरावट की मतलब है अब ना ही स्त्रियों का क्या किया जा रहा है? उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार अब नहीं हो रहा है। ठीक है,
ध्यान रखिएगा, उपनयन संस्कार रुक गया। ठीक, पहले ऋग्वैदिक काल में महिला जो है यज्ञ में बैठती थी, अब ये अनिवार्य नहीं रह गया। ठीक है, इस समय भी कुछ विदुषी महिलाओं का चर्चा है, जैसे गार्गी, मैत्री और सुलभा। ठीक, ये जो है उत्तर वैदिक काल की महिलाएं हैं, गार्गी, मैत्री और सुलभा। ठीक, विदुषी महिलाएं हैं। वहां कौन थी? अपाला, घोषा, विशंबरा, लोपामुद्रा और सिकता। ध्यान रखिएगा, इस चीज को कंपैरेटिव स्टडी कीजिएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक, अब हम देख लेते हैं सामाजिक व्यवस्था के बारे में। तो सामाजिक व्यवस्था में ध्यान रखिएगा, मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था में तो अभी पढ़ रहे थे, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत विवाह को देख लेते हैं। विवाह, ठीक, तो उस समय कितने प्रकार के विवाह पाए जाते हैं? तो सबसे पहला था, ठीक, मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है। इसमें से 4 विवाह मान्य विवाह है और 4 अमान्य विवाह है। तो शुरू के जो प्रथम के ये जो 4 हैं ये मान्य है, ध्यान रखिएगा। ठीक, मान्य, और ये जो है आपके अमान्य हैं। ठीक, होता है समाज में लेकिन ये मान्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। ब्रह्म विवाह, ठीक, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, एक एक करके इसको हम पढ़ लेते हैं। ब्रह्म विवाह का मतलब होता है, ठीक, जब परिवार यानी कि पुरुष का परिवार, जब पुरुष का परिवार, माता पिता, परिवार का मतलब हो गया माता पिता। ठीक, माता पिता, माता पिता। ठीक, जब ये, ठीक, कन्या को खोजते थे और इसी के साथ विवाह कराया जाता था, तो इसी को कहा जाता था ब्रह्म विवाह। देव विवाह में किस प्रकार के विवाह होता था? तो देव विवाह में ध्यान रखिएगा, ठीक है, देव विवाह में होता था, अगर कोई यज्ञ हो रहा है, ठीक है, यज्ञ, तो यज्ञ के बदले क्या कर दिया जाता था? कन्या दे दिया जाता था। ठीक, क्या दे दिया जाता था? यज्ञ। उस समय क्या होता था? ऋषियों को बुलाया जाता था, यज्ञ कराया जाता था और यज्ञ के बदले, ठीक, क्या दे दिया जाता था? कन्या को दे दिया जाता था। ठीक है, आर्ष विवाह देखिएगा, आर्ष विवाह में सेम काम होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, यज्ञ, यहाँ पे ये यज्ञ किया जा रहा है। ठीक, यज्ञ जब करते हैं तो ध्यान रखिएगा, यज्ञ के लिए कुछ दान देना पड़ता है। अब दान नहीं होने पे क्या होता है? ठीक, दान के जैसे कि गाय दिया जाता था, ठीक, तो गाय के बदले में, ठीक, क्या दे दिया जाता है? कन्या दे दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर तो देव विवाह में सीधा सीधा यज्ञ करा के कन्या दे दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं, यज्ञ कराया जाता है, लेकिन इस दान के बदले में जो गाय दिया जाता था, गाय के बदले में क्या दे दिया जाता है? कन्या दे दिया जाता है। ठीक, प्रजापत्य विवाह, प्रजापत्य विवाह किस प्रकार का है? जब वर स्वयं, ठीक है, लड़की के माता पिता से क्या मांगे? ठीक, माता पिता से, लड़की के, ठीक, जो माता पिता से, माता पिता से, ठीक, कन्या का हाथ मांगे, ठीक, और विवाह करे, तब इसको कहा गया है प्रजापत्य विवाह। ठीक है, गंधर्व विवाह प्रेम विवाह है। ठीक, ध्यान रखिएगा, सिंपल सा है, प्रेम विवाह गंधर्व विवाह है। असुर विवाह उसको कहते हैं, इसको हम क्रय विवाह के नाम से भी जानते हैं, क्रय विवाह। ठीक, जब वर पक्ष, ठीक, वधु पक्ष को क्या दे दे? पैसा दे दे, धन दे। ध्यान रखिएगा, जब वर पक्ष वधु पक्ष को पैसा दे के विवाह करे तो उस विवाह को हम असुर विवाह कहते हैं। राक्षस विवाह का मतलब ये एक प्रकार से अपहरण विवाह है। अपहरण विवाह, जबरदस्ती किसी को, ठीक, आप अगवा करके, अपहरण करके उसका विवाह कर लेते हैं तो। ठीक, पैशाच विवाह सबसे निम्न कोटि का विवाह है। ठीक, ये जो है किसी भी महिला का सील भंग कर दिया जाता है, समझिए, सील भंग करके, ठीक, इसके साथ, ठीक, विवाह किया जाता है। ठीक है, तो इस विवाह को पैशाच विवाह कहा जाता है। तो ये जो 5वां से लेकर 8वां तक है, ये विवाह अमान्य विवाह है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक, इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम महाजनपद काल। ठीक है, महाजनपद काल के बारे में हमको ये ध्यान रखना है कि जैसे आपका वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उसके बाद को जो काल था वो, उसके बारे में हमको जानना है, और वही जो काल है वो कहलाता है महाजनपद। अब इसको महाजनपद क्यों कहते हैं, इसको पढ़ते हैं आगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में आ जाते हैं, पीछे आ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता का काल था, सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद आया हमारा वैदिक काल। वैदिक काल में पहला आया, ठीक, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक, देन आफ्टर आया आपका, ठीक, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, अब देखिए
थोड़ा सा इसको हम डेवलपमेंट को देख लेते हैं। ठीक, अभी महाजनपद है, ध्यान रखिएगा। ठीक, सिंधु घाटी में किस प्रकार का शासन था? ठीक, तो जो भी एरिया था, ध्यान रखिएगा। ठीक, यहाँ इस प्रकार का राज्य जनपद इस प्रकार का डिवीजन नहीं था। ठीक, अलग अलग एरिया पे अलग अलग व्यक्तियों का शासन होता था। जैसे मोहनजोदारो है तो मोहनजोदारो में वहाँ पर अपनी प्रकार का शासन था। ठीक, हड़प्पा में अलग प्रकार का शासन था। ठीक है, लेकिन जैसे हम इस तरफ आते हैं ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल में, तो यहाँ कबीले आने लग जाते हैं, कबीले। ठीक, अर्थात कबीलाई शासन होता था। ठीक, ये हम पढ़ चुके उत्तर वैदिक काल में कबीला यहाँ पर था, लेकिन अब यहाँ से थोड़ा सा ग्राम से नगरों की ओर विकास चालू हो गया था। ठीक है, धीरे से अब ग्राम किस में डेवलप हो रहे थे? नगर में। ठीक, अब ध्यान रखिएगा, एक ऐसा आविष्कार होता है, खोज होता है, जिसके माध्यम से अब ये जो नगर है बड़े नगर में परिवर्तित होते हैं, बड़े नगर में, और उसी को कहा गया है इतिहास में महाजनपद। ध्यान रखिएगा, जनपद छोटा एरिया हो गया। ठीक, अब उसको क्या कहेंगे? महाजनपद। क्या हुआ था ये जान लीजिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश था, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ठीक, और साथ ही साथ पश्चिमी बिहार, ये दो इलाके ऐसे थे जहां से लौह अयस्क मिलता था। ध्यान रखिएगा, क्या मिलता था? लौह अयस्क। ठीक, तो यहां पर लौह अयस्क की बहुतायतता थी। ठीक, लौह अयस्क की, इससे दो चीजें हुई। पहला चीज हुआ कि हथियार बना, हथियार। ठीक है, हथियार ने क्या किया? युद्ध में मदद किया। युद्ध से क्या हुआ? बड़े क्षेत्रों को हमने क्या कर लिया? जीत लिया। ध्यान रखिएगा ना। ठीक, बड़े क्षेत्रों को हमने क्या किया? जीत लिया। अब उसी लोहे से हमने क्या बनाया? कृषि के औजार बना दिए, कृषि के औजार। अब इस कृषि के औजार से हमने क्या किया? ठीक है, बहुत ही जो अनुपजाऊ जमीन था, जो ठीक है पथरीला था, उस पे भी हमने क्या किया? खेती करना प्रारंभ कर दिया। अर्थात अब बहुत बड़े एरिया में खेती प्रारंभ हो चुकी थी, कृषि का प्रारंभ हो चुका। ठीक, ज्यादा मात्रा में कृषि अर्थात ज्यादा मात्रा में अन्न। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आपका उपज भी बढ़ गया। ठीक, उपज भी क्या हो गया? बढ़ गया। तो दो बड़ी चीजें हुई, ध्यान रखिएगा। एक्चुअली में वास्तव में हुआ था लोहे का आविष्कार, यानी कि लोहे का जो खोज था। ठीक, लोहे की खोज ने मानव सभ्यता को ठीक एक युग से दूसरे युग में जंप करा दिया। ठीक, या प्रवेश करा दिया। सबसे बड़ा कारण यही था कि इस लोहे से हथियार बना। हथियार से आपका दो तरीके से फायदा हुए। ठीक, पहला तो जो युद्ध होता था उस युद्ध में ठीक है जितना आसान हो गया। पहले क्या होता था? ठीक, लकड़ी के जो युद्ध होते हथियार होते थे या पत्थरों के हथियार होते थे। ठीक, इस प्रकार के हथियारों के बजाय लोहे का हथियार जो है ज्यादा टिकाऊ था। ठीक है, चलिए दूसरा है कृषि का औजार। इससे बड़े मात्रा में हमारे कृषि के जो उपकरण बने, औजार के बजाय इसको क्या करेंगे? उपकरण कहेंगे, कृषि उपकरण। ठीक, औजार तो फिर हथियार हो जाएगा। ठीक, कृषि उपकरण, कृषि उपकरण। तो ध्यान रखिएगा, कृषि उपकरण से ठीक प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई। अब क्या हुआ भाई? आप क्या कर रहे हो? बड़े बड़े एरिया को जीत रहे हो। ठीक, नगर बन रहे हैं। ठीक, तो जब बड़ा नगर बनेगा तो आपको बड़े मात्रा में आपको आहार की आवश्यकता होगी, आपके भूमि की आवश्यकता तो है ही। ठीक है, आपको क्या होगी? उपज की आवश्यकता, अर्थात भोजन की जो उपलब्धता है वो तय हो गई। ठीक है, तो महाजनपद काल का मतलब ये हो गया, ध्यान रखिएगा। महाजनपद काल ऐसा काल था 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, ध्यान रखिएगा 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का वह काल था जब लोहे का आविष्कार हुआ। लोहे के आविष्कार ने डाइवर्सिफाई किया। ठीक है, बड़े बड़े क्षेत्र जीते जाने लगे, बड़े मात्रा में कृषि का ठीक है विस्तार हुआ। ठीक, और ये जो बड़े एरिया थे, बड़े जो नगर थे, इसी को क्या कहा गया? महाजनपद। अब हम पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये काल जो है, इसमें थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन दे देता हूं। ठीक, ये जो काल है महात्मा बुद्ध का काल है, महात्मा बुद्ध, और साथ ही साथ महावीर स्वामी का, महावीर स्वामी। तो ध्यान रखिएगा, ठीक, ये जो काल है महाजनपद का काल, वो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का काल है, और ये काल है 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। ध्यान रखिएगा, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का काल है। ठीक, तो इसी काल में, इनके समय में, ध्यान रखिएगा, बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। ठीक, बौद्ध ग्रंथ है ठीक अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय पढ़े होंगे आप। ठीक, इसी निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में, ठीक, अर्थात
महाजनपद, महाजनपद के बारे में चर्चा किया गया। ध्यान रखिएगा। तो कुल मिला के कितने जनपद हो गए? 16 महाजनपद। और इन 16 महाजनपदों में से हमारे एग्जाम में क्या पूछा जाता है? ये पूछा जाता है कि इसकी राजधानी क्या थी। ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं 16 महाजनपदों को। ठीक है, जिसमें हम उसको प्रमुख देंगे कि किस राज्य में है वर्तमान में। ठीक है, और उसको हम उसकी राजधानी के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ठीक 16 महाजनपद की स्थिति क्या क्या है। ठीक, सबसे पहले आ जाइए पश्चिम में। ठीक, अर्थात ये जो अफगानिस्तान का इलाका है। तो सबसे दो महत्वपूर्ण आपके महाजनपद यहाँ था। पहला है कंबोज, दूसरा है गांधार। क्लियर है? ठीक, कंबोज और गांधार भारत से बाहर हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो 16 महाजनपद हैं, इन 16 महाजनपदों में से कौन कौन सा जनपद जो है वर्तमान भारत से बाहर है। तो कौन सा जनपद हो जाएगा? कंबोज और गांधार। तो कंबोज की राजधानी, यही सब प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका राजधानी हाटक, याद कीजिएगा, कंबोज की राजधानी हाटक। ठीक, कंबोज की राजधानी क्या? हाटक। दूसरा हो गया गांधार। गांधार की राजधानी क्या हो जाएगी भाई? तक्षशिला, सबको पता है तक्षशिला। ठीक, तो दो चीजें हो गई, पहला कंबोज की राजधानी हाटक, दूसरा गांधार की राजधानी तक्षशिला। ये भारत से बाहर है। अब हम भारत में प्रवेश करते हैं। भारत में प्रवेश करेंगे तो ये जो कुरु मतलब आपका वर्तमान दिल्ली यानी हस्तिनापुर का जो इलाका है। ठीक है, कुरु, इसका जो राजधानी है ये आपका हो गया हस्तिनापुर। हस्तिनापुर, यहां पर कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि कुरु से आपको ध्यान आ जाएगा कौरव, और कौरव से हस्तिनापुर आप डिराइव्ड कर लोगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सूरसेन, सूरसेन की राजधानी कौन थी? ठीक, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। ध्यान रखिएगा, मथुरा। कौन थी? मथुरा। सूरसेन की राजधानी मथुरा। क्लियर है? ठीक है, अब आ जाइए मत्स्य। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। ठीक, ध्यान रखिएगा, विराटनगर। ठीक, ध्यान रखिएगा, एक्चुअली में आप वो जो महाभारत का काल है, ठीक, यहाँ पर कौरव पांडव हैं, तो सूर्यसेन आपके उसमें से एक राजा हुआ करते थे। तो सूर्यसेन का संबंध कृष्ण से था, इसलिए आप उसका नाम मथुरा से याद रखिएगा, जोड़ के रखिएगा, सूरसेन मथुरा। ठीक है, मत्स्य, मत्स्य मतलब मछली। कैसा मछली? तो बड़ा मछली, विराट मछली। क्लियर है? ठीक, अवंती, अवंती मतलब ये आपका उज्जैन वाला इलाका, इसी को हम कहेंगे उज्जैनी, उज्जैयिनी। ठीक, ये आपका उज्जैनी जो है अवंती की राजधानी है। और सबसे दक्षिणी, ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों में से सबसे दक्षिण में स्थित महाजनपद कौन है? तो वो है अस्मक। ठीक, अस्मक की राजधानी पोटली या पोटनी कहीं कहीं पर लिखते हैं, तो हम पोटली लिख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, अस्मक की राजधानी पोटली। क्लियर है? अब आ जाइए चेदी। ठीक, हम पढ़ते हैं चेदी के बारे में। चेदी का राजधानी है आपका शक्तिमती। शक्तिमती, ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पर केवल मती रहता है, कहीं पर सुक्तिमती लिखा रहता है। ठीक, तो शक्तिमती। ठीक, शक्तिमती भी सामान्यतः पुस्तकों में मिलता है। तो यहां पर हो गया हमारा ये। अब बच गया आपका उत्तर प्रदेश बिहार वाला इलाका। ठीक, चलिए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हैं। पांचाल, पांचाल की राजधानी काम्पिल्य, काम्पिल्य या अहिच्छत्र, दो ध्यान रखिएगा, अहिच्छत्र। ठीक, कोई भी एक ही देगा आपको ऑप्शन में, काम्पिल्य या अहिच्छत्र। क्लियर है? ठीक, कौशल, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, श्रावस्ती। ये सारे जो नाम हैं, ठीक, जब महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे तो सब नाम आएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो एक हिसाब से आपको प्रमुख चीजों की जानकारी यहां से मिल जाएगी। ठीक है, वत्स, वत्स का मतलब है, समझ लीजिए इलाहाबाद, इलाहाबाद का इलाका, इलाहाबाद के नजदीक में है कौशाम्बी, तो वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। ध्यान रखिएगा। ठीक, कौशाम्बी, कौशाम्बी। क्लियर है? ठीक है, मल्ल, मल्ल की राजधानी है कुशीनगर, कुशीनगर। ठीक, कहीं कहीं पर पावा भी मिल जाता है, यानी ठीक, पावा, ध्यान रखिएगा, कुशीनगर पावा वाला इलाका। ठीक है, ये आपका नेपाल के तराई वाले इलाके में है, नेपाल के तराई वाले इलाके में है। काशी, काशी मतलब वर्तमान वाराणसी। ठीक, काशी की राजधानी वाराणसी, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर, काशी की राजधानी वाराणसी। क्लियर है? ठीक, उसके बाद बच जाता है आपका, ठीक, मगध और अंग। वज्जी जो यहां पर है, वास्तव में वज्जी की स्थिति यहां पर है। ठीक है, थोड़ा वहां शिफ्ट हो गया, इन दोनों को बता देता हूं। मगध की राजधानी आपका राजगृह, राजगृह।
ठीक, या गिरिव्रज सबसे पुराना नाम था गिरिव्रज। वास्तव में जब मगध का उत्कर्ष हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि 3 पहाड़ियों से, मतलब 2 तरफ पहाड़ी और एक तरफ नदी से घिरा हुआ इलाका जो था वो गिरिव्रज था, और वहां पर सबसे पहले, ठीक है, मगध साम्राज्य का उदय हुआ था। तो राजगिरी या गिरिव्रज, ठीक है। सबसे पूर्वी जनपद, ध्यान रखिएगा, अंग जनपद जो है सबसे पूर्वी जनपद है और इसकी राजधानी है चंपा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये आपके भागलपुर वाले इलाके में है, मुंगेर जिला में, ध्यान रखिएगा, मुंगेर और भागलपुर वाला इलाका है, ठीक, अंग महाजनपद का। वज्जी जो जनपद है इसको यहां से हटाइए, ठीक, यहां पर नहीं होगा। वज्जी जो जनपद है इस जनपद को यहां लाइए, ठीक, मल्ल के बगल में ऐसे वज्जी, ठीक। और ध्यान रखिएगा वज्जी के बारे में बता दूं, ये जो वज्जी जो महाजनपद है, ये जनपद कोई एक जनपद नहीं, 8 छोटे छोटे जनों को मिला के ये जनपद बना है, 8 जन, ध्यान रखिएगा। तो वज्जी को मैं थोड़ा ऊपर ले आता हूं वज्जी के बारे में, ठीक है। ये जो वज्जी है, वज्जी ये प्रमुख 8 जनों से मिलके बना था, यानी कि 8 अलग अलग जन से मिलके एक बना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्या, वज्जी जनपद, ठीक। इसकी राजधानी थी वैशाली, ठीक है, वज्जी जनपद की राजधानी वैशाली। क्लियर है? चलिए, तो ये हमारे 16 महाजनपद हो गए। तुरंत एक बार रिवीजन करते हैं। कंबोज हाटक, गांधार तक्षशिला, कुरु हस्तिनापुर, सूरसेन मथुरा, मत्स्य विराटनगर, अवंती उज्जैनी, अस्मक पोटली, चेदी शक्तिमती या शुक्तिमती, ठीक, पांचाल काम्पिल्य अहिच्छत्र, कौशल श्रावस्ती, वज्जी का वैशाली, ठीक, वत्स का कौशाम्बी, काशी का वाराणसी, ठीक, मल्ल का कुशीनगर या पावा, कुशीनगर याद रखिएगा, मगध का राजगिरी या गिरिव्रज, ठीक, अंग की राजधानी चंपा। सबसे पूर्वी में आपका जनपद हो गया आप अंग, सबसे दक्षिणी हो जाएगा अस्मक। क्लियर है? ठीक, तो ये हमारे हो गए महाजनपद। और इसी महाजनपद के बारे में यहां पर दिया हुआ है, इसको फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक है, सेम चीज है, ठीक, रिपीट करने का है। यहां पर काशी का वाराणसी, कौशल श्रावस्ती, अंग का चंपा, चेदी का शक्तिमती, वत्स का कौशाम्बी, कुरु का इंद्रप्रस्थ, पांचाल्य का अहिच्छत्र या काम्पिल्य। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, उन्हीं चीजों को देखना है यहां पर, ठीक। मत्स्य का विराटनगर, सूरसेन का मथुरा, अस्मक का पैठान है, प्रतिष्ठान है, पोटली, कुछ भी लिख समझे, ठीक है। अवंती का उज्जैन या उज्जैनी या महिष्मती, ध्यान रखिएगा, महिष्मती जो है एक जिला वर्तमान में है खरगोन के पास, ठीक है, खरगोन जिला, ध्यान रखिएगा। गांधार तक्षशिला, कंबोज हाटक या राजपुर, ठीक, वज्जी का वैशाली, मल्ल का कुशीनगर या पावा, और मगध, ठीक, गिरिव्रज और राजगिरी। ठीक है, तो ये हो गया महाजनपद। महाजनपद के बाद होता है ये जो लास्ट है हमारा, ठीक, मगध। तो अगला होता है मगध का उत्कर्ष। ध्यान रखिएगा, मगध का उत्कर्ष। अब क्या है, ये वही इलाका है जहां पर बहुत आयत में लोहा पाया जा रहा है, ठीक। तो जिसके कारण ध्यान रखिएगा, ये क्या करते हैं, ये ऐसा एक राज्य था या महाजनपद था जो सबसे ज्यादा प्रसार कर रहा था, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, मगध का उत्कर्ष होता है और ये पूरे एरिया में इसका राज हो जाता है, आसपास के पूरे इलाकों को, महाजनपदों को जीतेगा। महाजनपद काल की बात कर रहा हूं ना, ठीक है, अभी महाजनपद है। इस महाजनपद में सबसे शक्तिशाली आपका मगध साम्राज्य है। तो मगध जो है धीरे से आपका उसका उदय होगा। उदय का मतलब वहां का जो राजवंश है आसपास के पूरे एरिया को जीत लेगा और मगध साम्राज्य के नाम से जाना जाएगा, ठीक है, जिसका, ठीक, सबसे प्रथम राजा कौन था, बिंबिसार। तो ध्यान रखिएगा, मगध साम्राज्य का उदय प्रारंभ होगा बिंबिसार के नेतृत्व में। तो वो होगा हमारा अगला चैप्टर में, ठीक। तो आज हमने पढ़ा इस चैप्टर में, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर, ठीक है, वैदिक उत्तर वैदिक के साथ साथ हमारा महाजनपद काल। तो ठीक है, ठीक, अगले वीडियो में हम फिर से देखेंगे। तब तक ध्यान रखिएगा, इन सभी चीज़ों को आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक, रिविजन कर लीजिए बार बार, ठीक। आप इसको ट्रिक बाय ट्रिक के, मतलब किसी चीज़ों के बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा तो ट्रिक बना लिया कीजिए। सारा ट्रिक यहाँ पर बता पाना संभव नहीं है, हम खुद ट्रिक बना कर रखें लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ को नहीं डाल सकते। तो सामान्य तरीके से हम आपको यहाँ पर डिलीवर कर रहे हैं, आप प्रयास कीजिए। अगर आपको किसी चीज़ में अटक रहे हैं, कहीं पर फंस रहे हैं, तो वहाँ पर आप ट्रिक बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए फिर, धन्यवाद।